नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड दिस इज द केस लॉ फॉर दिस जीवंथा वर्सेस हनुमंथा, पांडुरंग महादेव और शिवोधन सिंह। 3 केस हैं भाई, आपके नोट्स में दे चुका हूँ, यहाँ पर स्लाइड में लिखे हुए, प्लीज नोट डाउन। जीवंथा एक है, पांडुरंग महादेव, शिवोधन सिंह, 3 केसेस हैं। इसी पॉइंट को डिसाइड किया उन्होंने इस पर। तो था ना टेक्निकल पॉइंट, कर लेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बस इससे निकल जाइए एक बार मेहनत करके ट्रेस जुडिकेटा से, बाकी तो फिर हलवा है एससीपी से। अब आ जाइए थोड़ा कि नाउ वी आर डीलिंग विद द कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट। तो लेट अस डिवाइड द कोर्ट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। व्हाट? इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, कि कौन कौन सी कोर्ट के टाइप्स हो सकते हैं। तो नंबर 1 हम मान के चलते हैं किसमें, ये कैटेगरी है आपकी कोर्ट्स ऑफ एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, एंड यू कैन सी प्रीलिम्स क्वेश्चन ओवर दिस। कोर्ट्स ऑफ एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन लाइक revenue courts, land acquisition courts, administration courts, etc. Means what? These courts have been given exclusive jurisdiction, means these are dealing with the matters which other courts are not dealing with. These are revenue courts. The revenue courts mean the courts which are dealing with the revenue matters. Exclusively this court has this court has jurisdiction to deal with the revenue matters. Land acquisition courts means the court which is dealing exclusively with the land acquisition court matters only. So these are called courts having exclusive jurisdiction. Now a matter has been decided by such courts. Subsequent suit is brought in the general civil court. समझ रहे हैं आप? नहीं तो whether इनका डिसीजन, द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट्स विल ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा इन सब्सिक्वेंट कोर्ट और नॉट। आंसर इज यस। देखिए पहले क्या था, कोर्ट ऑफ एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, सब्सिक्वेंट केस इज ब्रॉट इनटू एन ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट, देन एडजुडिकेशन ऑफ सच कोर्ट्स विल बी ए बार, मीन्स there will be res judicata. Res judicata will apply in case of subsequent suit. प्लीज रेज अगर बात समझ में आ गई है तो देखिए मैं आगे बढ़ूंगा नहीं ऐसे, समझे आप। एक मैटर है, सपोज कीजिए, प्लीज से दिस लैंड एक्विजिशन मैटर। लक्ष्मी मैडम की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया गया फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज। शी डिस्प्यूटेड द कंपनसेशन अमाउंट, देयरफॉर शी अप्रोच्ड फॉर द लैंड एक्विजिशन कोर्ट। The matter has been decided by the land acquisition court. Got it?
She is not satisfied. The matter was dismissed by this court. It is called court of exclusive jurisdiction. Now she brings the matter before ordinary civil court. Now state says that matter is res judicata because this matter has been directly and substantially in issue in the former suit between same parties litigating under the same title that has been finally heard and decided. All applications, all conditions of section 11 are fulfilled. Therefore this is res judicata. This cannot be reopened. This court has no jurisdiction to try this case now. She says no, this is a different court. That court was of exclusive jurisdiction. This court is a general civil court. Therefore there is no match between these two courts. But answer is what? This, even if this, because this subsequent suit, the earlier court was competent to try that matter. Therefore this suit is res judicata. Okay, it hardly matters that we say that court is what? Exclusive jurisdiction court. And this is very famous, very close to heart question for your examiner, for your prelims exam. और आप ढूंढते रह जाएंगे आपको कहाँ से आ गया ये, क्योंकि हम लोग बेरेक से पढ़ते हैं मैक्सिमम टाइम, तो सेक्शन 11 की बेरेक लैंग्वेज में नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर ये, तो आप ये समझ ही नहीं पाएंगे। आप कहेंगे नहीं कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कोर्ट। अब ये एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन का मामला क्या आ गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऐसी कोर्ट्स फॉर एग्जाम्पल विच आर एक्सक्लूसिवली डीलिंग विद सब्जेक्ट्स असाइंड टू देम आर कॉल्ड कोर्ट्स ऑफ एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन। देयर डिसीजंस आर सब्जेक्ट टू रेस जुडिकेटा। सही है, कर लेंगे आप लोग। नाउ कम टू द सेकंड कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी, एंड दिस इज कॉल्ड कोर्ट ऑफ कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन। व्हाट? कोर्ट ऑफ कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन। समझते हैं आप लोग? कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन मीन्स व्हेन टू कोर्ट्स आर हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर दैट, we say these are the courts of concurrent jurisdiction. Means if the dispute is regarding immovable property, suppose कीजिए कि there is a dispute of property in the possession of Mr. कुलदीप। अब यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब है टोटल प्रॉपर्टी से है। ही हैज़ वन बेंगलोर इन अहमदाबाद, वन बेंगलोर, विजय माल्या टाइप प्रॉपर्टी की बटी हुई है सब जगह वो। Now various courts are having jurisdiction over that property. है कि नहीं है? तो there it means what? Section 17 and 18 are applicable, CPC are applicable. More than one courts are having jurisdiction over that. So these courts we can say are having concurrent jurisdiction. बात समझ आएंगे? बताइए पहले। तो पहले तो concurrent court समझ लीजिए। Where the court we decided the former suit was a court of concurrent jurisdiction, having competence to try subsequent suit, the decision given by it would operate as res judicata in the subsequent suit. केस का नाम पांडुरंग महादेव कि concurrent jurisdiction वाली कोर्ट ने अगर डिसीजन दे रखा है then it's it. Now you brought the case in number 1. Subsequently you are bringing the case in court number 2. Both are having same jurisdiction. So that because earlier this matter has been decided, therefore second suit is res judicata. अंजलि समझ में आई नहीं बात? पांडुरंग का केस याद रखेंगे आप? Now when we talk about the concurrent jurisdiction का मतलब क्या है? यहाँ पर एक बात ध्यान रखना आप लोग, डोंट गेट, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कॉन्करेंट का मीनिंग समझाने के लिए, लेकिन यहां पर जो मैटर होगा देखिए, जब हम लोग सेक्शन 11 की बात करते हैं, ठीक, जब आप लोग सेक्शन 11 को पढ़ेंगे, कॉम्पिटेंस की बात करेंगे आप लोग, है ना, तो मेनली कितने प्रकार के जुरिसडिक्शन हो सकते हैं आपके पास? 3 प्रकार के, पीक्यूनरी जुरिसडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन एंड सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन। फाइन। When we read section 21, objection to the jurisdiction regarding the place of suing means what? Territorial jurisdiction or pecuniary jurisdiction. In that case you must have seen कि अगर कोई मेरिट पर फर्क नहीं पड़ रहा है उसमें, तो दैट ऑब्जेक्शन के बेस पर आपकी जो डिक्री है वो सेट डिसाइड नहीं होती है।
उस पर अगर आपने अर्लियर पोजीशन पर, अर्लियर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया है तो योर डिग्री विल नॉट बी सेट असाइड ऑन दैट ग्राउंड। व्हाट इज, वो है इर्रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन, एंड एक होता है विदाउट जुरिसडिक्शन। कोर्ट हैज नो जुरिसडिक्शन मीन्स व्हेन द कोर्ट लैक्स इन द जुरिसडिक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। आप मेरी बात समझ रहे हो कि वंस देखिए ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है, सब्सिक्वेंट सूट ब्रॉट लेकर आए आप, समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल बात है। यू आर ब्रिंगिंग ए सूट, डिफेंडेंट सेज दिस सूट इज रेस जुडिकेटा। व्हाई? कि दिस कोर्ट, दिस इशू or this matter has already been decided by the former court. What you will say? No, this is not the case of application of res judicata. आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जी मैं डिसाइड करूंगा, अपनी माई प्ली इज बेस्ड ऑन द कंडीशन नंबर 4th. अर्लियर कोर्ट वाज नॉट हैविंग jurisdiction to or competent to try the subsequent suit, therefore res judicata will not be applicable. Why it was not having jurisdiction? Now you will argue on 3 points: whether that court was having pecuniary jurisdiction or not, whether that court was having territorial jurisdiction or not, or whether that court was having subject matter jurisdiction or not. बात समझ में आ गई नहीं आ गई? Number first of all, you will see कि whether the former court was having the jurisdiction of subject matter or not. You will say yes. If that court was having jurisdiction to deal this subject matter, that court was having competency, means res judicata will be applicable. हाँ है ना, समझ में आ गई बात? Now you say territorial jurisdiction, whether that earlier court was having territorial jurisdiction or not, है ना? तो इसमें मकबूल आमिर हसन साहब का केस लाया हुआ है। इसमें इन्होंने कहा है कि कॉम्पिटेंसी इन सेक्शन 11 हैज नो रेफरेंस टू द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। कौन सा केस है? मकबूल वर्सेस आमिर हसन का, कि व्हेन यू आर डीलिंग विद द कॉन्करेंसी, then you will have to see only 2 matters. What? Competency in reference to the pecuniary limits as well as subject limits. समझ में आता ही नहीं आपको ये? When you are saying कि both courts are having concurrent jurisdiction. Concurrent jurisdiction means this court was having the pecuniary limits. Both courts were having the pecuniary limit to decide. Both courts were having the subject matter. Although it was operating in this territory, he was having another territorial operation. So according to Makbul versus Amir Hassan, ये ध्यान रखना आप लोग कि in this case competency में क्या आ रहा है? pecuniary limits और subject matters में कर लेंगे आप लोग. Now I'll take you to the most controversial point here. तो थोड़ा सा आपका अभी जो मैंने समझाया है ना, उसका एकदम उलट दिखाई देगा आपको अब, और वही आपको समझना है. वो है आपका एक्सप्लेनेशन 8. अब जाइए रस मेरा, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग. लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा.